हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल एट एवरीवन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक ना, फिजिक्स का ये अद्भुत चैप्टर है और इसका नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर के नाम से ही इसकी शुरुआत करते हैं। अभी तक बेटा हमने आपको क्या पढ़ाई? अभी तक हमने आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाई और वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो वेव ऑप्टिक्स की जब हमने शुरुआत की थी, वेव ऑप्टिक्स की जब हमने शुरुआत की थी, तो हमने बताया था आपको कि स्टार्ट में न्यूटन साहब जो थे, लाइट के बारे में बहुत सालों तक बात चलती रही कि आखिर लाइट का नेचर क्या है। तो न्यूटन साहब ने अपना 16th सेंचुरी में कॉर्पस्कुलर प्रिंसिपल दिया था। क्लियर? न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। और इन्होंने कहा था कि जो भी रेडिएशन है, जो भी रेडिएशन है, समझ गए ना? रेडिएशन मतलब लाइट रेडिएशन, है ना? तो जो भी रेडिएशन है, लाइट रेडिएशन की बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा कि वो रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। मतलब उन्होंने बताया कि रेडिएशन में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं और वो उनको क्वांटम नेचर में बताया। पार्टिकल नेचर मतलब कि क्वांटम नेचर। क्लियर? हालांकि क्वांटम वर्ड बाद में आया। उन्होंने पहले इनके कहा कि रेडिएशन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है और इन पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पोसल्स। इसीलिए इसका नाम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी बन गया। क्लियर है? न्यूटन ने कहा कि ये रेडिएशन जो है पार्टिकल से मिलकर के बना है और पार्टिकल के ऑन द बेसिस उन्होंने रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई किया और रिफ्रैक्शन को भी सेटिस्फाई किया। क्लियर कि नॉट क्लियर? मगर इसके बेसिस पे वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। बट इसके बाद में यंग्स आते हैं और यंग्स ने अपना डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया और यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके इस बात को इस्टेब्लिश किया। ठीक ना? विफरेंट थ्योरी के बाद यंग्स ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके इस्टेब्लिश किया कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर नहीं है, रेडिएशन का वेव नेचर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ने वेव नेचर की हेल्प से ऑल द इवेंट्स, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, क्लियर, चाहे वो इंटरफेरेंस हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, चाहे वो पोलराइजेशन हो। क्लियर हुआ बेटा? इस सबको बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया गया और बहुत सारी लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि लाइट का एक्चुअल नेचर, लाइट एज अ वेव ही आती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर बेटा समय आगे बढ़ता है। 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेनार्ड। और लेनार्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके। और उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक करंट बना डाली। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। क्या प्रोड्यूस कर दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था और एक और इफेक्ट था जिसका नाम था कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है ना? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है ना? कॉम्पटन इफेक्ट था। एक और था जिसका नाम था, तीन इफेक्ट था जिसका नाम था पेयर प्रोडक्शन। तो ये तीन इफेक्ट थे जो लाइट के वेव नेचर से नहीं दिखा रहे थे। क्लियर हो गया? स्पेशली हमको केवल यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करनी है। तो लाइट का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, ये लाइट के वेव नेचर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ना ही वेव नेचर इसको दिखा पा रहा था। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो लाइट का पार्टिकल नेचर यहाँ पर फिर से सामने आता है कि लाइट एज अ पार्टिकल यहाँ पे काम कर रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और 19th सेंचुरी तक बहुत कुछ डेवलप हो चुका था। काफी कोशिश के बाद भी इन सब एक्सपेरिमेंट को मतलब ये 19th सेंचुरी वाले एक्सपेरिमेंट को वेव नेचर से स्टैब्लिश नहीं किया जा सका। और ये बात फिर से सामने आई कि कहीं ना कहीं लाइट के पार्टिकल नेचर का एग्जिस्टेंस है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
हाँ, और 19th सेंचुरी के आसपास लाइट के पार्टिकल नेचर को कहा जाने लगा क्वांटम नेचर। क्या कहा जाने लगा? क्वांटम नेचर। कई एक्सपेरिमेंट के बाद भी आखिरकार इन एक्सपेरिमेंट को लाइट के वेव नेचर से सेटिस्फाई नहीं किया जा सका, और ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि लाइट जो है, या यानी रेडिएशन की बात कर रहा हूं मैं, लाइट यानी कि रेडिएशन, रेडिएशन दोनों नेचर में देखने को मिलता है। एक और जहां रेडिएशन का आपको वेव नेचर देखने को मिलेगा, क्लियर, और दूसरी ओर आपको रेडिएशन का पार्टिकल नेचर देखने को मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एक और आपको रेडिएशन का वेव नेचर देखने को मिलेगा, और दूसरी ओर रेडिएशन का पार्टिकल नेचर देखने को मिलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। डी ब्रॉगली आते हैं, और डी ब्रॉगली ने इस बात को विथ प्रूफ के साथ रखा कि लाइट का वेव नेचर और लाइट का पार्टिकल नेचर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, और उन्होंने कहा तुम लोग लड़ो मत, दोनों ही वेव नेचर और पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करते हैं। और इसके लिए उन्होंने इसका कहा ये लाइट डुअल नेचर है, यानी रेडिएशन का कैसा नेचर है? डुअल नेचर। और राइट की डुअल नेचर थ्योरी दे डाली, इस पर इन्होंने राइट की डुअल नेचर थ्योरी दे दी। क्लियर कि नॉट क्लियर? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का वेवलेंथ निकाला, और जितना वेवलेंथ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से आया उतना ही एक्सपेरिमेंट सेकेंड से आया। क्लियर कि नॉट क्लियर? और ये कंसिस्टेंट पाया गया, मतलब दोनों रिजल्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये भी उन्होंने निकाला। क्लियर? तो यहां से लाइट का डुअल नेचर एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हम लाइट के दोनों नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों नेचर को कंसिस्टेंट कराएंगे कि वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जो वेव है वही पार्टिकल है, और जो पार्टिकल है वही वेव है। ठीक है ना? वेव ही पार्टिकल है, और पार्टिकल ही वेव है। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक बहुत पहले सीरियल चलता था, शायद आप लोगों ने देखा हो, शक्तिमान। देखा कि नहीं देखा? देखा आपने? हाँ, तो यदि देखा है तो बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें शक्तिमान हुआ करता था, और वही गंगाधर बन जाता था। याद है? तो एक मीम चलता है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ओके, गंगाधर ही कौन है? शक्तिमान। और शक्तिमान ही गंगाधर है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये डुअल नेचर है, इन दोनों में आपस में इंटर कन्वर्जन चलता रहता है। ठीक ना? हाँ, तो ये इस तरीके से, बट याद रखिएगा कि जहां पर आपको वेव नेचर देखने को मिलेगा वहां पे पार्टिकल नेचर गायब हो जाएगा। क्लियर? और जहां पर आपको पार्टिकल नेचर देखने को मिलेगा वहां पे वेव नेचर गायब हो जाएगा। क्लियर हो गया? यस। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं बच्चों। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है ना? मतलब डुअल नेचर मतलब दो नेचर, दोहरे नेचर, दोगला नेचर। समझ गए ना? मतलब जो रेडिएशन है वो रेडिएशन तो है ही है, वो रेडिएशन जरूरत पड़ने पर क्या है? मैटर भी है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो मैटर है वो मैटर तो है, जरूरत पड़ने पर वही मैटर क्या है? रेडिएशन भी है। क्लियर हो गया? तो जो रेडिएशन है वही मैटर है, और जो मैटर है वही रेडिएशन है। क्लियर बच्चों? तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में सबसे पहले आती है क्वांटम थ्योरी। ओके, तो क्वांटम थ्योरी के बारे में सबसे ज्यादा काम किसने किया था? क्वांटम थ्योरी के बारे में लेनार्ड ने तो एक्सपेरिमेंट किया था। मेन काम बेटा इसने पार्टिकल नेचर के बारे में किया था मैक्स प्लांक ने। किसने किया था? मैक्स प्लांक ने। तो लेनार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्टिकल नेचर से रिलेटेड है मैक्स प्लांक। क्लियर है? तो मैक्स प्लांक ने ये काम किया। तो क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक ने दी। अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, an electromagnetic wave travels in a form of discrete packet of energy called quanta. One quantum of light radiation is called a photon. Yes. तो भाई क्या कहा मैक्स प्लांक ने? मैक्स प्लांक ने कहा कि आपके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, हम फिलहाल सन से निकलने वाली वेव को ले लेते हैं समझने के लिए। समझ में आया बेटा? तो आपने, मैंने बताया था वेव ऑप्टिक्स में कि ये सन से निकलने वाली वेव होती है। बोलिए हाँ है ना? सन से निकलने वाली वेव होती है, और आपको पता है कि सन से निकलने वाली वेव की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर?
और इसी स्पीड से ये रे चलती है, क्योंकि जितने समय पर वेव पहुंचेगी, जब वेव स्ट्राइक करेगी तभी तो रे स्ट्राइक करेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैक्स प्लांक ने क्या नई नवेली बात करी? मैक्स प्लांक ने बोला कि लाइट, मैक्स प्लांक ने केवल क्वांटम थ्योरी की बात करी। मैक्स प्लांक को रे का तो कुछ बात ही नहीं करा उसने। तो मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी की बात करी कि जो आप तक लाइट पहुंचती है, एक्चुअली उसमें लाइट के बहुत सारे बंडल एनर्जी के आप तक आते हैं। समझ में आ गया? ये एनर्जी के बंडल्स हैं, ये एनर्जी के क्या है? बंडल्स हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एनर्जी के ये बंडल्स आते हैं आप तक, और ये एनर्जी के बंडल कहलाते हैं, इन बंडल को बोलते हैं फोटॉन। क्या बोलते हैं? फोटॉन। क्लियर हो गया? तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर आप तक आती है तो उसमें एनर्जी के डिस्क्रीट बंडल यानी अलग अलग बंडल जो होते हैं आप तक आते हैं, और इन एनर्जी के बंडल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? बंडल एक अपने आप में डिस्क्रीट पैकेट है। समझ में आ गया? तो ये किस फॉर्म में आ रहे हैं? क्वांटाइज फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में, और इन पैकेट का नाम होता है, इन पैकेट को बोलते हैं हम क्वांटा। क्या बोलते हैं? क्वांटा। ठीक है? So, according to Planck quantum theory of radiation, an electromagnetic travels in the form of discrete packet of energy called quanta. The quantum light radiation is called, the quantum of light radiation is called a photon. अब भैया कोई भी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की बात करोगे तो वो क्वांटा हो जाएगा। बोलो ये सोनू। लाइक आपके पास रेडियो वेव है, तो रेडियो वेव के क्वांटा हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइट वेव के लिए, लाइट वेव के लिए इन क्वांटा का नाम पड़ जाता है फोटॉन। क्या नाम पड़ जाता है? फोटॉन। मतलब एनर्जी के बंडल का जो बेसिक नाम है वो क्वांटा है। बट यदि लाइट एनर्जी की बात कर रहे हो तो इन बंडल्स को नाम, इन क्वांटा का नाम क्या पड़ जाएगा? फोटॉन पड़ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बताया भाई साहब, किन्होंने बताया? ये अपने मैक्स प्लांक साहब ने बताया। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। द फोटोन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, मैंने बताई दी आपको कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फोटोन डज नॉट चेंज, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो लाइट की प्रॉपर्टी, अगर लाइट कहीं भी जाती, मीडियम चेंज करती, तो लाइट अपनी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती है। ओके, आधार कार्ड वही रहता है। क्लियर? तो इसी तरीके से फोटोन अपनी फ्रिक्वेंसी कभी बदलता नहीं है। द स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस एज इट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडिया। जैसे लाइट अपनी स्पीड बदलती है तो उसकी वेवलेंथ में बदलाव होता है। क्लियर? इस तरीके से अगर आप मीडियम बदलेंगे, अलग अलग मीडियम में, तो स्पीड ऑफ फोटोन भी बदल जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? फोटोन की स्पीड जो होती है बदल जाती है। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इक्वल टू जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। क्लियर? इसका मतलब फोटोन रेस्ट में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। बेटा ये जो लाइट के अंदर बंडल आते हैं, इनकी एनर्जी कितनी होती है? तो मैक्स प्लांक ने इनकी एनर्जी के बारे में बताया कि भाई साहब जो इनकी एनर्जी होती है फोटोन की, वो होती है E इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर? इक्वल्स टू एच न्यू। ठीक है ना? न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन है, और एच है प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। यस, सो एच इज हियर प्लांक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए, ई एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल्स टू एच न्यू। ओके, और अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे न्यू की वैल्यू देख लीजिए। सो न्यू इक्वल्स टू होता है सी अपॉन लैम्डा। एच इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब कैसे आ गया न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा? आप जानते हैं वेव की स्पीड का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू होता है न्यू लेमडा। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये वेव की स्पीड का क्लास 11th का फॉर्मूला है। ठीक है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड का फॉर्मूला v इक्वल्स टू न्यू लेमडा। क्लियर बेटा? सो न्यू इक्वल्स टू, सॉरी, तो v इक्वल्स टू न्यू लेमडा। अगर आप बात कर रहे हैं वैक्यूम के लिए या एयर के लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, ठीक है बेटा? अगर आप एयर और वैक्यूम के लिए बात कर रहे हैं तो लाइट की स्पीड क्या होती है? c होती है। c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो लाइट की स्पीड c होती है। सो c इक्वल्स टू क्या बन जाएगा बेटा? न्यू लैम्डा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? c अपॉन लैम्डा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और आपके पास में E इक्वल्स टू कितना है? h न्यू है। E इक्वल्स टू एच न्यू, तो ये कितना हो गया?
एच सी बाई लैम्डा, ये आ गई एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्या आ गया बेटा? एनर्जी ऑफ द फोटोन। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है बच्चों, so this is equals to h nu hc by lambda, and h is here Planck constant and lambda is called wavelength, lambda is called wavelength। clear? now बात करते हैं मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, फोटोन के मोमेंटम की बात करते हैं। अब मोमेंटम कितना होता है फोटोन का, देखिए मोमेंटम आप जानते हैं कि मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है मास इनटू स्पीड, यस और नो? बट फोटोन लाइट की स्पीड से चलता है तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे m इंटू सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो m इंटू सी हो गया यहाँ पे। अब c की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है। देखिए c की वैल्यू वैसे ही रिप्लेस कर दी, m इंटू सी लिख दिया आपने। ओके, तो c इक्वल्स टू बनेगा अपने पास में h न्यू p इक्वल टू एम सी, और एम सी इक्वल टू एच न्यू बाई सी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू ई अपॉन सी। ठीक है ना? अभी आया कहाँ से, ये भी आपको हम डिराइव करके दिखा देंगे। देखिए एक्चुअली आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्वेशन होता है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि आप यहाँ से m इंटू सी को रोक लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, E बाई सी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्लियर कि नॉट क्लियर? भाई एम सी इक्वल टू ई बाई सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो P इक्वल्स टू हो गया एम सी की जगह E अपॉन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और E कितना होता है, E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू बाई सी हो गया कि नहीं हो गया? E इक्वल्स टू हो गया एच न्यू बाई सी। और आप जानते हैं कि न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। क्लियर? न्यू इक्वल्स टू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो यदि आप यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे है ना, देखिए एच न्यू अपॉन सी तो आ ही चुका है। तो यदि आप यहाँ पे सी अपॉन लैम्डा पुट कर देंगे तो एच और न्यू की, देखिए सी तो पहले बैठा है और यहाँ पे आपने न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा, तो सी से सी क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया एच अपॉन लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए एच अपॉन लैम्डा, तो सारे डेरिवेशन मैंने बता दिए कि P इक्वल टू एम इंटू सी। एम इंटू सी कैसे निकालोगे, आइंस्टाइन इक्वेशन से, E अपॉन सी, E अपॉन सी इक्वल्स टू एच न्यू बाई सी, और एच न्यू बाई सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? समझ में आया कि नहीं है बच्चों? एक बार फिर से देख लीजिए, फोटोन का मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो मोमेंटम ऑफ द फोटोन इक्वल टू मास इनटू स्पीड, स्पीड लाइट की सी होती है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब यहां से आइंस्टाइन का इक्वेशन होता है मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वल टू एम सी स्क्वायर। राइट बच्चों? तो यहां से अगर एक एम सी ले लोगे तो दूसरा सी ई के नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एम सी इक्वल टू ई अपॉन सी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो P इक्वल्स टू हो गया E अपॉन सी। डन। नाउ E इक्वल्स टू होता है एच न्यू अपॉन कितना हो गया, सी हो गया। क्लियर? और आप जानते हैं कि C इक्वल्स टू होता है न्यू लैम्डा, होता है कि नहीं होता बेटा? तो C की जगह न्यू लैम्डा रख दो आप, तो H न्यू, और यहाँ पर आपने रख दिया न्यू लैम्डा, न्यू से न्यू क्या हो गया, कैंसिल, तो ये हो गया H अपॉन लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो फोटोन का मोमेंटम कितना आ गया, H बाई लैम्डा। क्लियर है? फोटोन का मोमेंटम कितना आ गया, H बाई लैम्डा। ठीक है ना? ये आ गया फोटोन का मोमेंटम H बाई लैम्डा। और आने वाले समय में हम फोटोन का वेवलेंथ निकालेंगे, तो वेवलेंथ इक्वल टू आएगा H अपॉन पी, बिकॉज लैम्डा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा P की वैल्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बेटा ये हमने डेराइव कर लिया। ओके डन। यस, अब बात करते हैं फोटोन का मास। फोटोन का मास कैसे दे दोगे? तो आइंस्टाइन रिलेटिविटी से आप फोटोन का मास भी निकाल सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे। वी हैव टू रिलेशंस, हमारे पास दो रिलेशंस हैं। पहला रिलेशन है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, बोलिए ये सोनू, ये दिया आइंस्टाइन ने। दूसरा मैक्स प्लांक ने क्या दिया, एनर्जी ऑफ द फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? दोनों इक्वेशन के ई ई है, राइट लेफ्ट लेफ्ट पार्टिकल है, तो राइट राइट पार्टिकल कर ले। सो एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहां से मास ऑफ द फोटोन m इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एम सी इक्वल इक्वल टू एच न्यू, तो मास इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा, क्योंकि एच न्यू क्या होती है, एनर्जी होती है। सो एम इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है ना?
हालांकि ये हमारे काम का नहीं है ई अपॉन सी स्क्वायर, हमारे काम का मेन है एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से आप मास ऑफ फोटोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक ना? ये सारा का सारा हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, इस ग्रेट फिनोमिनन की वजह से हम ये सारी चीज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे देखो, एक अकॉर्डिंग टू टॉपिक सिलेबस हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन का, कि ये चैप्टर है क्या। फिर इसके बाद अब हम अगला टॉपिक अपना करने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, सबसे पहले अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये समझा कि जिस वेव की आप बात कर रहे थे, कि वेव आप तक आती है सेम स्पीड से सेम फ्रिक्वेंसी पर, उसी वेव के साथ में ये कहा गया कि कुछ क्वांटम पैकेट्स आते हैं, और इन द केस ऑफ लाइट इन क्वांटम को कहा गया फोटोन। ठीक है ना? तो बेटा ऊपर तो आपकी एज अ वेव थ्योरी हम कर चुके हैं, बट अब अगर आप क्वांटम की बात कर रहे हैं, आप फोटोन की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है ये एनर्जी पार्टिकल होता है, मतलब हम पार्टिकल थ्योरी की बात करेंगे। फोटोन क्या होता है बच्चों? एनर्जी पार्टिकल। ठीक है ना? यस। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द phenomenon of emission of electron from a metal surface when an electromagnetic radiation of sufficient high frequency are incident on it is called photoelectric effect. The photo light generated electrons are called photoelectron. इस लाइट के कारण, लाइट के अटैक के कारण, मतलब फोटोन के हमले के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? और एक्सटर्नल सर्किट में इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से जो करंट बनती है, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलेंगे बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया? अभी मैंने आपको समझाया कि जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी है E इक्वल्स टू एच न्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब E इक्वल्स टू एच न्यू है। अगर आप न्यू बढ़ाएंगे, एनर्जी बढ़ाएंगे, सॉरी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे, तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब सीधी सीधी बात है, जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी केवल और केवल एक ही बात के प्रोपोर्शनल है, उसकी फ्रिक्वेंसी के। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो E इज प्रोपोर्शनल टू न्यू। और न्यू इक्वल्स टू कितना होता है बेटा? न्यू इक्वल्स टू होता है सी बाई लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो E इज प्रोपोर्शनल टू सी बाई लैम्डा। अब C तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनलिटी में उसमें भी डिसॉल्व कर लो। सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब जितना कम वेवलेंथ होगा रेडिएशन का, उस फोटोन की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि मैं स्पेक्ट्रम की बात करूं, तो वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? वॉयलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से वॉयलेट कलर के रेडिएशन की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और रेड कलर के रेडिएशन की, फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आई है। ठीक है बच्चों? तो मैं कहाँ तक पहुंचा? तो ये देख लीजिए, आपके पास में ये एक कोई सुटेबल मेटेलिक सरफेस है। ओके, ये एक सुटेबल मेटेलिक सरफेस है। अभी समझने के लिए मान लीजिए कि ये एक जिंक की सरफेस है, सॉरी सोडियम की सरफेस है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2,8,1। जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो सोडियम से लूजली बाउंड रहता है। बताइए, रहता है कि नहीं रहता है? ये सोडियम से लूजली बाउंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अपनी अभी सरफेस के अंदर है, अपने मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर बैठा हुआ है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप इसको निकालना चाह रहा है कि ये निकल जाए, सोडियम भी चाह रहा है कि ये निकल जाए, अगर ये निकल जाएगा तो मेरे पास 2,8 बन जाएगा, एंड आई विल बी मोर सेटिस्फाइड। तो क्या होता है बेटा, आपने यहां से एक रेडिएशन इसके ऊपर फेंका। बोलो फेंका कि नहीं फेंका?
इस रेडिएशन में क्या है बेटा? फोटॉन्स आए हैं कि नहीं आए हैं? एनर्जी के पार्टिकल्स फोटॉन्स आए हैं कि नहीं आए हैं? फोटॉन्स आर द पार्टिकल ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी के पार्टिकल आ करके इसको एक एनर्जी देंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? वो एनर्जी देंगे और ये एनर्जी पा करके, थोड़ा ये गलत बन गया, कोई बात नहीं, इसको हम उल्टा बना देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ से आकर के ये फोटॉन्स इसके अकॉर्डिंग, इस वेव के अकॉर्डिंग आकर के इसको एनर्जी देंगे। देंगे बेटा? ये ना भी बनाए तो चलेगा। फोटोन आ रहा है इसी रास्ते से और इसको, इस पार्टिकल को एनर्जी देगा। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि इसको कुछ भी एनर्जी देगा ये बाहर निकल जाएगा। इसकी एक शर्त है, इसका एक लेवल है कि इतनी एनर्जी के बिना मैं नहीं निकलूंगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मान लीजिए इसको चाहिए है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो जब तक फोटोन के पास 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होगा तब तक फोटोन की एनर्जी वेस्ट जाएगी, चाहे 50,000 फोटोन आ जाए। क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे ही 10 फोटोन, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाती है, ये इलेक्ट्रॉन इसको अपनी सरफेस को छोड़ करके सरफेस के बाहर आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये इलेक्ट्रॉन अपने लैटिस से इजेक्ट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा सरफेस पर, और ये कहलाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाएगा बेटा? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। तो यहां पर एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी है। जैसे इसकी नीड 10 की थी, तो हमने 10 का एक फोटोन जैसे ही भेजा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। तो जो मिनिमम एनर्जी आपने दी है इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। सो ई नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, वर्क फंक्शन। अब देखिए, वर्क फंक्शन में अपने पास में ई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो ई इक्वल्स टू बनेगा एच न्यू नॉट। क्या बनेगा? एच न्यू नॉट। ठीक है ना? क्योंकि एनर्जी कैसे बनती है? एनर्जी बनती है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी से। तो अब एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है भाई? एच तो कांस्टेंट है, मतलब बदलाव किस में होगा? केवल फ्रीक्वेंसी में ही होगा। बोले यस और नो? तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर एनर्जी बनेगी। बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर आप इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम का रेडिएशन भेजोगे तो उतनी एनर्जी बन ही नहीं पाएगी। तो ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी बना देता है फोटोन कि वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये होती है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और इस समय जो एनर्जी बनती है E इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, इसे हम फाई नॉट से शो करते हैं। ये मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी है। इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? वर्क फंक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मान लीजिए कि आपके स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर के अंदर है एक इलेक्ट्रॉन, इसको बाहर निकालना है, मगर इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, रिक्वायरमेंट है कि भैया मेरे को 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई आएगा तो निकाल करके ले जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखिए, 3 सैंपल मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आता है 10 इलेक्ट्रॉन वाला, सबसे आगे। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट कर पाएगा अंदर वाले को? क्या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो फोटोन है, क्या ये इजेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी नीड कितनी है? 15 की। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्या 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला एजेक्ट कर लेगा? यस, ये इजेक्ट कर देगा और इसको बाहर ला करके, सरफेस के बाहर ला के बस रेस्ट में छोड़ देगा। समझ में आया? क्या 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला इजेक्ट कर लेगा? अगर मैंने यहां से दूसरा भेजा, अभी 15 वाला देखा आपने, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, हाँ इसने इजेक्ट कर लिया। क्या 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। कैसे कर लेगा? पहले 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इसको इजेक्ट करने की दे देगा कि ले भैया बाहर आ जा। समझ गए ना? अपना अट्रैक्शन तोड़ के बाहर। अब इसके बाद बेटा ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जिस्ट कर रही है एक्स्ट्रा, समझ गए? ये क्या करेगा? इसको ये कहेगा भागो, ये इसको दे देगा एज अ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि फोटोन निकाल देगा और फिर उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको काइनेटिक एनर्जी दे देगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये जो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जो नीडफुल है, इसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। क्लियर कि नॉट क्लियर? वर्क फंक्शन।
और तो वर्क फंक्शन को कैसे लिखते हैं? फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. यस, दिस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, एंड दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट. और ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो कि इस वर्क फंक्शन को पजेस करेगी, कंस्टिट्यूट करेगी, इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी. समझ में आया कि नहीं आया? ये फ्रिक्वेंसी कहलाएगी थ्रेस होल्ड फ्रिक्वेंसी. क्लियर बच्चों? चलिए देखिए, तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रॉन. हाँ, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाते हैं. आप क्या कोई नॉन मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा? बिल्कुल नहीं. आप कहेंगे कि सर हम एक आयोडीन की शीट बना लेते हैं और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाकर. नहीं बेटा, मर जाओगे, कुछ नहीं होगा. क्योंकि बेटा नॉन मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं है, दूसरे का लूट लेता है. समझ गए ना? तो ये फोटो इलेक्ट्रिक, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन दिखाएगा? केवल जो हाईली पॉजिटिव होंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, जो इलेक्ट्रॉन देने की तमन्ना रखते हैं. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कौन दिखाएगा? लीनियर, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, अल्कली मेटल जिनकी वैलेंसी +1 होती ज्यादातर, शोज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट. है ना? मेटल्स लाइक जिंक. हाँ, तो ये लोग जो हैं एल्कली, मतलब जो हाईली रेडी हैं, इनके लिए आपको कम फ्रिक्वेंसी वाला भी रेडिएशन चल जाएगा. देखिए कैसे. बेटा सन से 3 रेडिएशन निकलते हैं. सबसे पहले लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन. क्लियर कि नॉट क्लियर? इंफ्रारेड वेव्स बेटा सबसे कम फ्रिक्वेंसी की वेव होती हैं, मतलब इनका फ्रिक्वेंसी कम है. क्लियर कि नॉट क्लियर? फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे न्यू ले लो, मतलब इनका जो न्यू है ये सबसे कम है. क्लियर? तो बेटा एनर्जी बनेगी बेटा इक्वल टू एच न्यू. राइट? अगर फ्रिक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी क्या बनेगी? कम बनेगी. अब ये निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब इनकी एनर्जी उस रेंज में आती ही नहीं है. इंफ्रारेड वेव से आप काम नहीं ले सकते हो. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आ जाइए, इंफ्रारेड के बाद फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ती है? विजिबल वेव की. क्लियर कि नॉट क्लियर? बेटा क्या किसके अंडर पढ़ रहे थे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो बेटा विजिबल वेव इसके आगे. अब विजिबल वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा होती है. ओके, न्यू थोड़ी ज्यादा. तो जब थोड़ी ज्यादा है इसकी फ्रीक्वेंसी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी जो ई बनेगा वो एच न्यू, वो भी थोड़ी ज्यादा बनेगी कि नहीं बनेगी? क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, क्योंकि इसकी एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा बनेगी. तो बेटा बहुत अच्छे मेटल तो नहीं, मगर ऐसे मेटल जो रेडी हैं बिल्कुल देने के लिए, कि हम बहुत कम खर्चा पानी लेंगे और हम निकाल देंगे, तो उनका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है. ओके. तो जैसे कि मैं बात करूं सोडियम की, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि अगर आप सोडियम जैसा मेटल ले लेंगे, है ना? अब सोडियम जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं मांगता है, क्योंकि वैसे ही बेचारा 11वें नंबर पे रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए उत्सुक रहता है. तो आप इसको विजिबल रे भी भेजेंगे. क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा. क्लियर? क्योंकि विजिबल वे की फ्रिक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो एनर्जी भी थोड़ी ज्यादा बन जाएगी. क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो आप इसमें यहाँ पर अल्कली मेटल के लिए, मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिए आप इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाने के लिए कौन सी वेव का यूज कर सकते हो? विजिबल लाइट का यूज कर सकते हो. क्लियर कि नॉट क्लियर? बट इन केस आपने यदि मेटल ले लिया, जिंक ले लिया, है ना, मैग्नीशियम ले लिया, ये देखिए, ये आपने जिंक ले लिया. ओके. तो अब बेटा इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए विजिबल वेव की एनर्जी काफी नहीं है, फिर आपको टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा, यूवी रेस. क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यूवी रेस की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है लाइट के स्पेक्ट्रम में. जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है न्यू, दैट इज सबसे ज्यादा, हाईएस्ट. क्लियर? अब जब भाई यूवी रेस के सिग्नल भेजोगे आप यहाँ से, तो जब यूवी वेव्स की फोटोन की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो इसके ऊपर आने वाले फोटोन की एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू यहाँ पर सबसे ज्यादा है. यार ये नो भाई, इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू यहाँ पर क्या है? सबसे ज्यादा. क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसके लिए आपको यूवी वेव्स के भेजने पड़ेंगे, तब आप दैट केस में आप किसको, आप मेटल लाइक जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकते हैं. ठीक है ना? ये किस में रिस्पॉन्ड करेंगे? यूवी लाइट में. क्लियर कि नॉट क्लियर? अब मैं पूछूं कि क्या यूवी लाइट से
आप सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलवा सकते हैं यूवी रेस से बड़े आराम से। अरे भैया यूवी रेस का फोटोन तो बहुत एनर्जीफुल होगा, और ये तो कम पे ही निकल जाएगा, ये तो विजिबल पे कह रहा कि मैं छोड़ दूंगा, यूवी रेस पे तो बहुत बड़ी खुशी से निकलेगा, ये सो नो, है ना। तो इस तरीके से ये इफेक्ट कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर। अब बात करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस तरीके से कुछ इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है बच्चों। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन एमिटिंग इलेक्ट्रोड सी। अब आइए देखते हैं हम क्या करते हैं। यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। ये बेटा हमारा इलेक्ट्रोड सी है। सी मतलब कैथोड, और कैथोड है मतलब इसको आपको माइनस से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये देखिए ये कैथोड है, ये कैथोड है, ये इसमें टच हुआ, और थोड़ी देर बाद बेटा इसको आप यहाँ पे रख दोगे। क्लियर, मतलब इसमें आप टच करा दोगे। तो ये क्या है, ये अपना प्लस है और ये माइनस है। एक मिनट एक मिनट, पहले कैथोड को माइनस से करो। तो इधर पे कैथोड जो है ये इससे टच होगा बेटा, सी फॉर कैथोड। ये इधर आया, ये इधर है। तो पहले बेटा ये किससे टच होगा, इस वाले से, निगेटिव से। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ ये कम्यूटेटर है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए इसका हम भी खेल करेंगे बाद में। बट बच्चों पहले ये सीधे सीधे किस में टच होगा, ये वाला जो है आपका जो कैथोड आया है, सी वाला टर्मिनल आपका निगेटिव से टच होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। मतलब इनिशियली ये इसमें टच था। क्लियर कि नॉट क्लियर। बाद में इसको उठा करके ये इसमें छुआ दिया जाएगा, और इनिशियली ये इसमें टच था। तो ध्यान से देखो बेटा, ये प्लस है, तो ये वाला टर्मिनल प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। बताइए ठीक कि नहीं। और ये वाला टर्मिनल माइनस है, ये देखिए माइनस आ रहा है, माइनस 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 माइनस, ये हो गया माइनस। क्लियर कि नॉट क्लियर। जो माइनस बन गया उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वो कैथोड कहलाएगा। जो प्लस बन गया वो एनोड कहलाएगा। क्लियर बच्चों। अब कैथोड हम क्या करते हैं, एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल का, लाइक सोडियम का, हम एक कैथोड बना देते हैं। क्लियर। तो स्टडी द फुल इलेक्ट्रिक इफेक्ट emitting electrode C of a photosensitive material is kept negative potential। तो देखिए यहाँ पे इसको नेगेटिव पे रखेंगे, सी को नेगेटिव मतलब कि कैथोड, एंड कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ए एस केप्ट एस पॉजिटिव पोटेंशियल, इसको प्लस पे रखा। क्लियर। इसको कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो ये इसको इकट्ठा करेगा। क्लियर। ये सारा काम एक इवैक्यूएटेड वैक्यूम ट्यूब के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर एक विंडो बना देते हैं क्वार्ट्स की। क्वार्ट्स की विंडो जो होती है इलेक्ट्रॉन्स सॉरी फोटॉन्स को अंदर आने देती है। क्लियर कि नॉट क्लियर। एक ट्रांसपेरेंट विंडो यहाँ पे बना दी जाती है। ठीक है। ये इवैक्यूएटेड मतलब कि वैक्यूम वाला ग्लास है, वैक्यूम मतलब इसके अंदर कोई भी गैस नहीं है, और ये फोटो सेंसिटिव प्लेट लगी हुई है। क्लियर। अब आइए करते हैं। अब जब आपने लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी, एक हाई फ्रिक्वेंसी की आपने जैसे ही लाइट इमिट करी, मैंने बताया था सभी फ्रिक्वेंसी पर काम नहीं चलेगा, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, या तो उतने का रेडिएशन या उससे ज्यादा का रेडिएशन। ठीक है। तो हाई फ्रिक्वेंसी, सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन जैसे आप इलेक्ट्रोड पे गिराते हो, तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। बोलो फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया बाहर। अब मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके अंदर से ये बाहर आ गया इसकी सरफेस पे। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब जैसे सरफेस पे बाहर आया, तो जैसे मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन की लिमिट थी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। और आपने रेडिएशन भी 15 का दिया है, तो 15 में से 15 खर्च हो गए, 15 इसके सरफेस पे आके रुका रहेगा। क्लियर। हम्म। और अब ये जो रुका रहेगा, इसको ये एनोड पोटेंशियल क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर। तो अब एनोड पोटेंशियल जो है माइनस प्लस के कारण ये इसकी तरफ खिंचाव महसूस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर निकलेंगे, और कैथोड से कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस तरीके से सर्किट क्लोज हो जाएगा, और आपकी करंट फ्लो होना एक्सटर्नल सर्किट में शुरू हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ। फिर एमीटर यहाँ पे ब्लिंक करेगा। समझे। यस। तो व्हेन अ लाइट इज सफिशिएंटली high frequency falls on the emitting electrode and photoelectron emit
which travels directly to collecting electrode and hence electric current called photoelectric current stand flowing in the circuit। समझ में आ गया? इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में फ्लो होने लगती है। क्लियर? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाई एमिटिंग इलेक्ट्रॉन ई। अब यहां पर जो करंट है वो कैसे निकलेगी, कैसे बनेगी? देखो बेटा, 1 to 1 का कनेक्शन है। अगर एक फोटोन आएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक फोटोन बदले में कितने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा? एक इलेक्ट्रॉन को। तो अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकले, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकले, तो आपको 10 फोटोन भेजने पड़ेंगे कि नहीं भेजने पड़ेंगे? यस, भेजने पड़ेंगे नहीं भेजने पड़ेंगे? हाँ, तो 10 फोटोन आपको भेजने पड़ेंगे, यानी 10 रेडिएशन आपको भेजने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटोन पे। ये सुनो, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to number of photons। yes or no? नंबर ऑफ फोटॉन्स से निकलेंगे। क्लियर? जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने फोटॉन्स से निकलेंगे। क्लियर? और याद रखिएगा, ये फोटॉन की एनर्जी थ्रेशोल्ड के इक्वल या उसके ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटॉन आ बस गए हैं बहुत सारे और उनके पास एनर्जी नहीं है। जैसे लाइन में आपने कहा कि आ जाओ, तो 50 लोग आ गए। अब गेट पास का टिकट आपने रखा है 50 रुपए, और ये 10-10 रुपए लेकर के आ गए हैं सब। तो इनमें से एक भी अंदर नहीं हो पाएगा। समझ गया ना? तो अप्रोप्रिएट फ्रिक्वेंसी वाले नंबर ऑफ फोटोन ऑफ अप्रोप्रिएट सफिशिएंटली हाई फ्रिक्वेंसी, जिससे उनकी एनर्जी तो इतनी हो। तो सीधी सीधी बात, नंबर ऑफ फोटोन जो होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फोटोन के प्रोपोर्शनल होते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। यस, तो ये देखिए क्या कह रहा था मैं। यस, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द एमिटिंग इलेक्ट्रोड ए। क्लियर? हाँ, तो ये नंबर ऑफ फोटोन के फोटो इलेक्ट्रॉन्स के विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय एमिटिंग करंट ई। अब देखिए, जितने फोटोन निकलेंगे यहां से, जितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बोलो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? करंट उतनी ज्यादा बनेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सीधी सीधी बात है कि इसी के प्रोपोर्शनल क्या चलेगा? अमाउंट ऑफ करंट। अमाउंट ऑफ करंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या फंडा बन रहा है कि अगर आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्या बढ़ाएंगे? फोटोन, तो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये लीनियर रिलेशन दिख रही है आपको? हाँ, तो मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी आपका बढ़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस, ये देखिए। अब कुछ एक्सपेरिमेंट दूसरा बदल के करते हैं। अब देखिए, व्हेन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ए। अब भैया, ए आपके पास में एनोड है। ए आपके पास में क्या है? एनोड है। हालत ऐसी है अभी, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये आपके पास कैथोड है। कैथोड मतलब माइनस, और एनोड मतलब प्लस। ओके बेटा, एनोड आपके पास में प्लस हो गया। अब यदि आपने क्या काम किया? व्हेन कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ए इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड सी। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आपने इसको नेगेटिव बना दिया विद रिस्पेक्ट टू सी। मान लो कि ये था -12 पे या -5 पे। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये -5 पे था, और ये कितने पे था बेटा? ये मान लो +2 पे था। कितने वोल्ट पे था? +2 पे। क्लियर बेटा? तो इसका मतलब 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है, क्योंकि -5 और +2 यानी 7 का डिफरेंस है कि नहीं है? है कि नहीं है बच्चों? है। अब आपने 7 कहाँ से हुआ? हाँ, 7 का डिफरेंस हुआ ना बेटा। एक -5 पे, एक +2 पे है। ये सुनो,
देखो बीच में 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5। तो ऑल टोटल तो 7 वोल्ट का ही डिफरेंस दिखा कि नहीं दिखा? अब आपने क्या किया, ये एनोड का पोटेंशियल आपने कम करना शुरू किया, +2 से +1 लेके आए, ठीक है ना, फिर 0 लेकर के आए, और फिर एक बार लेगा इसको नेगेटिव में -1 पे। बताइए सोनू, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो निकला, क्योंकि यहाँ पर आपने स्ट्राइकिंग करवाई है, इलेक्ट्रॉन निकला नेगेटिव पोटेंशियल से, इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन का खुद का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब जैसे ही आप इसको जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ाते जाएंगे, -2, -3, -4, -5, तो ये अपनी एनर्जी लेकर के थोड़े दूर तो आगे गया, बट देखा रे भैया ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे कि नहीं होंगे, और ये लौट करके आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इस टर्मिनल तक नहीं जाएंगे। क्लियर? और सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि एक ऐसा पोटेंशियल आएगा बढ़ाते बढ़ाते, इतना भयंकर रिपल्शन क्रिएट कर देगा कि एक भी इलेक्ट्रॉन अंदर ना आ पाए। समझ में आ गया? तो ऐसे पोटेंशियल को, एनोड के उस पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर कि नॉट क्लियर? यदि मैं ग्राफ में बनाऊं तो देखिए, ये एनोड पोटेंशियल है, ये एनोड पोटेंशियल है, V एट एनोड। क्लियर? ये 0 वोल्ट है, और यहाँ पे ये करंट है, ये I करंट है। क्लियर? अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा V स्टॉप, जिस पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब करंट घटना शुरू होगी, और एक समय पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देख रहे हैं, इस नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ कम हो रही है कि नहीं हो रही है, और यहाँ पर आकर के नेगेटिव पोटेंशियल पे वैल्यू 0 हो गई करंट की। तो ऐसे पोटेंशियल को बोलते हैं हम स्टॉपिंग पोटेंशियल। यस, यस लिखा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, व्हेन collecting electrode A is made negative with respect to emitted electrode C, an electric field is set up in the direction of motion of photoelectron which apply retarding force, जो क्या करेंगे, रोकेंगे उनको, क्या करेंगे, रोकेंगे। सो नाउ लेसर इलेक्ट्रॉन विल रीच द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड ए। तो इस समय में जितने इलेक्ट्रॉन पहले पहुंच पा रहे थे, जब आपने नेगेटिव बढ़ाना शुरू किया, तो उतने नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ कम पहुंचेंगे। बोलो हाँ है ना? अब मान लो जिनके पास ज्यादा एनर्जी है, जो ज्यादा चुलबुले हैं, वो एक दो पहुंच भी गए, तो हल्की फुल्की करंट फ्लो हो रही थी कि नहीं हो रही थी? ये देखिए, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया कि थोड़ी बहुत करंट फ्लो हो रही थी, ये देखो अभी भी यहाँ पे हल्के फुल्के, क्योंकि वही चुलबुले इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते। बट एक समय ऐसा आएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो रिटार्डिंग फोर्स के कारण रिटार्डिंग फोर्स इतना बढ़ जाएगा कि एक समय आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगा। इस समय जो अप्लाइड पोटेंशियल है, इसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? और इस समय करंट कितनी हो जाएगी, 0। फोटो करंट कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर? तो अब आप डिक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, सो नाउ लेसर इलेक्ट्रॉन्स रीच टू द कलेक्टिंग इलेक्ट्रोड एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस। क्लियर कि नॉट क्लियर? हम्म। अब आप बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, उल्टे साइड में आप एनोड की पोलरिटी डेवलप कर दोगे, माइनस कर दोगे। यस और नो? तो आपने ये माइनस पोलरिटी में, जैसे कि आपने अभी देखा है, -1 लगाया, फिर -2 लगाया, -3, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ पोटेंशियल को हम बोलते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे बेटा? रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये रिटार्डिंग पोटेंशियल लगाएंगे, और इस रिटार्डिंग पोटेंशियल के प्रभाव से इज दैट retarding potential is that potential which number of photoelectron reaches the collecting electrode A and the photocurrent in the circuit becomes 0 is called stopping potential। देखिए, रिटार्डिंग पोटेंशियल तो आपने जो कम पोटेंशियल लगाया नेगेटिव डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। बट रिटार्डिंग पोटेंशियल की एक लिमिट आएगी, जिस समय इलेक्ट्रॉन एमिट तो होगा, मगर एनोड तक पहुंच नहीं पाएगा। उस पोटेंशियल को, उस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर कि नॉट क्लियर? इसे हम किससे शो करते हैं, Vs से। किससे शो करते हैं, Vs से। ये देखिए Vs है। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है बेटा? अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। अभी मैंने क्या बताया आपको,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी का मतलब समझ लो भाई, पहले इंटेंसिटी का मतलब क्या है। इंटेंसिटी वर्ड तो आप भी लिख लो अपनी कॉपी में कि इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब एक सेकंड में यूनिट एरिया में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये यूनिट एरिया है 1 मीटर स्क्वायर का। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? जब नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, वो भी बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? और जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? मतलब यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हमने एक यहाँ पे किसके इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ खींचूं, तो आप देख रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ने पर फोटॉन बढ़ेगा, फोटॉन बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ? यस। सो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर कि नॉट क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज 1 to 1 प्रोसेस। मैंने बता दिया पहले कि एक फोटोन केवल एक फोटो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। डन। So, on increasing the photon intensity of photon, intensity of light radiation, है ना, या intensity of photon, number of emitted photo electron will also increases. Clear? और फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब इफेक्ट ऑन पोटेंशियल देखते हैं। अगर आप पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल बढ़ाएंगे इस सेटअप का, जो अपने दिखाया आपको, आप यदि पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, यदि इसको +6 कर दिया, मान लो इन केस आपने कितना कर दिया बेटा, +6, समझ गए ना, +7 कर दिया, +8 कर दिया, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन तो लिप से चपकेंगे इसकी तरफ बहुत तेजी से। चलो चलो भैया, इतना हाई प्लस है, ये नेगेटिव प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा? मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने में आपकी करंट बढ़ जाएगी। क्लियर? क्योंकि टाइम घट जाएगा तो करंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, है ना? ये सुनो, मगर नेगेटिव पोटेंशियल करने पर करंट कम हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट क्या हो गई, 0 हो गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बोलिए सोनो। अब 3 इंटेंसिटी कर्व यहाँ दिखा रहा हूँ। फर्स्ट रेडिएशन की इंटेंसिटी 1 I1, दूसरी की I2, तीसरी की क्या, I3। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे ही आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, इस तरफ जाएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि वो बुला रहा है एनोड कि आ जाओ मेरे पास, आ जा मेरे पास, ये सुनो। और वो उसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? एक लेवल तक बढ़ेगी। अब भैया आपका कैथोड छोड़ ही नहीं रहा है, 5 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है 1 सेकंड में। बोलो हाँ है ना? अब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो करंट क्या होगी, कांस्टेंट हो गई ना। भाई पोटेंशियल से आप ज्यादा वोल्टेज बढ़ा करके इनको केवल जल्दी बुला सकते हो, ये नहीं कर सकते हो कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलवा लो। निकलवा तो नहीं सकते हो ना, निकालने का काम तो फोटोन का ही है। तो जितने, जैसे आपके सरकारी पाइपलाइन से जो पानी आ रहा है, आप मोटर लगा करके मैक्सिमम पानी ले सकते हो। अपने घर में बांध तो नहीं बना लोगे कि हम पूरा पाउंड अपने घर में बुला लें? बोले यस और नो? क्योंकि सोर्स को कंट्रोल करने का अलग काम है। तो यहाँ पे करंट सैचुरेट हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, अगर आपने इंटेंसिटी बढ़ा दी I2, तो मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ गए, तो करंट हल्की सी और बढ़ जाएगी, मगर उसका भी सैचुरेशन आएगा। और इंटेंसिटी बढ़ा दी तो करंट बढ़ जाएगी, बट उसका भी सैचुरेशन आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे दिख रहा है कि इंटेंसिटी थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर किसकी, फर्स्ट की। ओके। बट एक लिमिटेड वोल्टेज के बाद करंट सैचुरेट हो जाएगी, फिर आप वोल्टेज प्लस में कितना ही बढ़ा लो, कोई फर्क होने वाला नहीं है। क्लियर कि नॉट क्लियर? जैसे भाई आपके घर में सरकारी पाइपलाइन से पानी आ रहा है, आपने एक मोटर पंप लगा लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा सप्लाई बढ़ गई, अड़ोसी पड़ोसी का पानी हल्का फुल्का ले लिया। आपने 2 लगा लिया, थोड़ा और बढ़ गई। आपने 3 लगा लिया, थोड़ा और बढ़ गई। तो ये देखिए, यहाँ से आप जो है इस स्थिति पर पहुंच गए, पहुंच गए। चौथी मोटर लगा रहे हो भाई साहब, पानी ही लिमिटेड आ रहा है, तो क्या कर लोगे, पानी तो उतना ही मिलेगा आपको फिर आपके टोटल इधर से। बोलिए यस और नो? क्लियर हो गया ना? तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि सोर्स ही नहीं दे रहा उतना। क्लियर? यस। तो आइए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पढ़ा है। एट जीरो पोटेंशियल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन आर रैंडम मोशन, आर इन रैंडम मोशन। अब जिस समय आपने जीरो पोटेंशियल लगाया है, क्लियर,
तो जीरो पोटेंशियल लगाया तो समझिए कि जिस समय आपने यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, आपने कर दिया है जीरो। बोले सोनू, तो इलेक्ट्रॉन तो निकला मगर उसे किसी का लालच नहीं दिखाई दे रहा है। उसे अरे भैया, बोले कहाँ जाना है, चलो चले जहाँ चले। तो ये कहीं भी एंड बेंड घूमते हुए आखिरकार एनोड से थोड़ा बहुत टकरा जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो जीरो पोटेंशियल पे उसकी खुद की एनर्जी के कारण वो आखिरकार पहुंच जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो जीरो पर देखिए थोड़ी सी करंट ये बना लेगा ना, हल्की सी करंट। बट जैसे ही आप अब जीरो से थोड़ा सा बढ़ाते हो तो करंट की वैल्यू देखो लिफ्ट होने लग गई। देखो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है, एक लेवल तक करंट की वैल्यू बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। बोलो है ना? अब आपने पोटेंशियल बढ़ा दिया प्लस का, तो अट्रैक्शन पैदा हो गया। तो उस अट्रैक्शन से क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया टाइम। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। तो टाइम घट जाएगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये सुनो, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो करंट की वैल्यू हल्की सी लिफ्ट कर गई। ये देखिए, ये इतनी करंट की वैल्यू लिफ्ट कर गई। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो ड्यू टू द रैंडम मोशन की बात हो गई, और फोटो इलेक्ट्रॉन इन ए स्मॉल करंट कंस्टिट्यूट एट जीरो पोटेंशियल, फोटो करंट इज नॉट जीरो। हाँ, याद रखिएगा कि अगर आप जीरो पोटेंशियल लगा रहे हैं तो करंट को जीरो मत कर देना, क्योंकि जीरो पोटेंशियल आपने यहाँ पे लगाया है तो भी एनर्जी के कारण कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। राइट और रॉन्ग? मगर यदि आप पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट इज पॉजिटिव। हाँ, अगर आप प्लस कर दो, पहले प्लस की बात कर लो, तो प्लस में तो बल्ले बल्ले भाई। द मोस्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स इट फास्टली एंड कंस्टिट्यूट फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ेगा तो उनका टाइम घट जाएगा और जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। ये सुनो, अगर कब तक, थोड़े समय तक, समझ गए ना, हल्का सा इंक्रीज आएगा, ठीक ना, कोई परमानेंट बहुत हमेशा के लिए इंक्रीज नहीं आएगा, हल्का सा इंक्रीज आएगा, ठीक है ना। यस। एट सम स्टेज फॉर अ सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड। मगर एक स्थिति आएगी कि भैया पूरा का पूरा कैथोड खाली हो गया, तुमने जितना प्लस लगाया उसने सबको सूंघ लिया, बुला लिया पास में। भैया निकल ही नहीं रहे इलेक्ट्रॉन, जितने निकल रहे हैं आप एक बार बुला लेते हो। ये सुनो, सो कह रहा है कि ऑल द फोटो इलेक्ट्रिक आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए एंड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स मैक्सिमम और सैचुरेट। समझ में आ गया? इस समय करंट जो है सैचुरेट हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आप, इफ वी इंक्रीज द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए फर्दर, कुछ होने वाला नहीं है। 10 मोटर लगा लोगे, कुछ होने वाला नहीं है, पानी उतना ही आएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? The photocurrent does not increase. This maximum value of photocurrent is called saturation current. Clear कि not clear? ये saturation current. Saturation current means when all the photoelectrons reaches the collector of plate A. मतलब जब पूरे पूरे फोटो इलेक्ट्रॉन जब पहुंच रहे हैं कलेक्टर प्लेट पे, तब सैचुरेशन करंट बनेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आइए नेगेटिव साइड में बढ़ाते हैं। व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट इज नेगेटिव। अब आपने क्या करा भाई साहब, आपने इसका पोटेंशियल उल्टा कर दिया, इसको माइनस कर दिया। बोलो है ना? तो क्या ये जो पहले आ रहे थे बड़े प्यार से, भैया उल्टे लौट जाओ, दफा हो जाओ, शर्म नहीं आ रही है? आ गए सुबह सुबह मुंह उठा करके, खुद निगेटिव हो, जाओ प्लस के पास मरो। हम भी निगेटिव हैं, क्यों आ गए हमारे पास? समझ गए ना? तो कुछ तो कहेंगे, नहीं 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 नहीं, हम बहुत मेहनत करके आए हैं, पता है आपको, वो हमको 15-20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया था, और हम 15 पे हमारा वर्क फंक्शन था, हम 5 का लेके डांस करते आए हैं, तुमको तो जरूर छू के जाएंगे। बोले हमारे पास 5 एक्स्ट्रा है। वो चलो ठीक है भाई, चला लिए इतना। बोलो है ना? बट जितना निगेटिव अट्रैक्शन रिपल्सन बढ़ाते गए, स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना बढ़ता गया। या so when potential applied to the collector is split is negative, the electrons are repelled and only the most energetic, जो भयंकर चुलबुले हैं, वो अंदर जा पाएंगे। बोलो हाँ ना? आर एबल टू रीच द प्लेट ए। क्लियर और नॉट? पहुंच पाएंगे। मगर उसके बाद भी आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो एक ऐसा समय आएगा कि कोई कितना भी चुलबुला हो, आपके रिपल्सन के सामने उसकी हिम्मत टूट जाएगी। V0 आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया प्लेट ए पर, फोटो करंट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो। दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल VO इज कॉल्ड द कट ऑफ पोटेंशियल, या इसी को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, VVIMP। आई बात समझ में बेटा?
तो ये देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट आपकी क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर? कोई दिक्कत भाई? अब इसके बाद में आप जो है अब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, फोटोन आप बहुत सारे बढ़ा रहे हो, I1 I2 I3, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल के सामने सबकी दम फेल है। आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, फोटॉन्स बढ़ रहे हैं आपके, बट फोटॉन्स को ये आपका नेगेटिव वोल्टेज पहुंचने ही नहीं दे रहा है। इसने कह रखा भैया घुस मत जाना, हिम्मत नहीं है, सब इलेक्ट्रॉन को इसने भगा रखा है इसी तरफ। ठीक है, तो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब हमारे पास तीन अलग अलग फोटोन हैं, ठीक है ना, तीन अलग अलग फोटोन वाले रेडिएशन हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी न्यू 3, भयंकर चुलबुला, ये कम चुलबुला, और ये सबसे कम चुलबुला। बोलिए सोनू। क्लियर? क्लियर हो गया? अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्या है, कलेक्टर पोटेंशियल। पोटेंशियल अब सबसे ज्यादा चुलबुला कौन सा है, थर्ड वाला है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा चुलबुला है, मतलब हाई, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? उससे कम लगेगा 2 के लिए, उससे कम लगेगा 1 के लिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब देखो चुलबुले भले ही हैं, यदि स्टॉपिंग पोटेंशियल कम है, देखिए इस तरीके से, अगर आप सैचुरेशन यहाँ पे पोटेंशियल प्लस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पोटेंशियल प्लस, प्लस साइड में मूव करोगे तो एक समय बढ़ करके करंट सैचुरेशन आ गया, इसका भी सैचुरेशन आ गया, और इसका भी सैचुरेशन आ गया, क्योंकि करंट तो सैचुरेट हो जाएगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि करंट बढ़ती उसके लिए इंटेंसिटी अलग अलग होनी थी। अगर इंटेंसिटी अलग अलग होती तो तीन अलग अलग करंट अलग अलग लेवल पे जाती, बट इंटेंसिटी तीनों की सेम है। ये सुनो, सेम इंटेंसिटी है, मतलब फोटोन उतने ही आ रहे हैं, तो करंट तो एक ही बनेगी सबकी, की नहीं बनेगी? बस चुलबुले के कारण स्टॉपिंग पोटेंशियल एक का बहुत पीछे, एक का बीच में, एक का थोड़ा आगे। डन? समझ में आया बच्चों की नहीं आया? चलिए, तो इफ a radiation of same intensity I but different frequency ν1 ν2 ν3 are incident on the metallic surface, then it is found that photoelectric produce will be same but stopping potential are different for different frequency। जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पीछे होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? यस। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल। मतलब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का वेरिएशन देख रहे हैं। क्लियर है? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या हालत होगी, साफ दिख रहा है इसी डायग्राम से। जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना आपको पीछे लेना पड़ेगा। ये सुनो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन जितना फ्रीक्वेंसी लेके निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेकर के निकलेगा, उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। बोलिए ये सुनो, क्लियर कि नॉट क्लियर? अब जितनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी, उसको अंदर आने में रोकने के लिए उतना ही आपको ताकत लगानी पड़ेगी। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये देखिए चुलबुला सबसे ज्यादा न्यू 3 है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब आइए देखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दो ग्राफ है, एक मेटल प्लेट ए है, एक मेटल प्लेट बी है। क्लियर? क्लियर हो गया? अब ये देखिए मेटल प्लेट ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν0 है, और मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ν-0 है। क्लियर है बेटा? अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। देखो यदि इस ग्राफ को मैं करूं तो देखो यहाँ पे इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ये आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, यहाँ पे देखिए इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर ही मिलेगा, और इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है। क्लियर? तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब ये आराम से एमिट होगा। अब आराम से यदि एमिट हो रहा है मतलब एनर्जी कम है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल कम लगेगा। सेकेंड वाले की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके आगे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, यस और नो?
अगर आगे आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सीधी सीधी बात है बेटा कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल आप बढ़ाओगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी आपको बढ़ता जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आप सीधे सीधे डायग्राम को देखिए कि अगर आप फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की बढ़ा रहे हैं तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो द मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी के पीछे कोई रेडिएशन होता नहीं है, कोई एमिशन नहीं होता, नहीं होता ना, जो भी होगा इसके आगे ही होगा। ठीक है ना? तो इसके आगे ही एमिशन होगा, तो इसके आगे ही हम बात करेंगे किसकी? स्टॉपिंग पोटेंशियल की। तो जैसे जैसे आप फ्रिक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, यहाँ पे देखो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। ये देखो, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्लियर? यस, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो इसके साथ साथ में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर? मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी। वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। क्लियर बेटा? यस। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ, चलिए सारी फोटो इलेक्ट्रिक की बातें तो कर ली। अब हमने आपको बताया था कि चैप्टर की शुरुआत में कि बेटा जो वेव थ्योरी थी, वेव थ्योरी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, मगर बेटा वेव थ्योरी एक जगह आके फंस गई। जब सवाल किया मैक्स प्लांक ने कि भाई साहब आप पार्टिकल नेचर को हमको एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। क्लियर? तो पार्टिकल नेचर को जो है वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन जैसी इवेंट को केवल क्वांटम नेचर से ही सेटिस्फाइली दिखाया जा सका। इनको पार्टिकल नेचर से नहीं इनको वेव थ्योरी से नहीं दिखाया जा सका। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो यहां पर ये रीजन लिखा हुआ है कि वेव थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। एक कथा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, greater the intensity of radiation, greater are the amplitude of the electric and magnetic field, and greater is the energy density of the wave. So maximum kinetic energy of the photoelectron emitted must depend on the intensity of incident light. However, practically it does not happen. So independence of the maximum kinetic energy of photoelectric emitted on intensity of incident light cannot be explained using wave theory of light. देखो भाई साहब, यहाँ पे हमने क्या साबित किया? अभी तक के एक्सपेरिमेंट, अभी तक के एक्सपेरिमेंट में हमने ये साबित किया कि जो एनर्जी है, एनर्जी किसकी? फोटोन की, वो उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। बताइए यस और नो? पहला ही फॉर्मूला बताया, इक्वल टू एच न्यू। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब वेव थ्योरी कहती थी, हमने पढ़ा है वेव थ्योरी में, कल ही पढ़ा हमने वेव थ्योरी में, एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? कि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यस और नो? मतलब एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी उल्टा करके देख लो। यस और नो? और एम्पलीट्यूड का सीधा सीधा संबंध किससे होता है? एनर्जी से। मतलब एनर्जी कहीं ना कहीं से किसके डिपेंडेंट कर रही है? इंटेंसिटी के। और यहां पर पता चला हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि भैया एनर्जी का वास्ता इंटेंसिटी से है ही नहीं है, एनर्जी का वास्ता किससे? फ्रीक्वेंसी से है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इस बात को, ये चीज वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लियर? क्योंकि वेव थ्योरी क्या मानती थी? वेव थ्योरी मानती थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे। पहली बात। ऑल्सो, whatever the frequency of incident radiation may be, incident light of large intensity over a sufficient time must be able to impact enough energy to the electrons so that they get out of the metal surface. So a threshold frequency must not exist. अब वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग्स में देखा जाए तो दूसरा फेलियर क्या था? वेव थ्योरी कह रही थी कि भैया एम्पलीट्यूड जो है वो इंटेंसिटी जो है, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। बोलिए सोनू? मतलब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी
तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आपके निकलते जाएंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? वट एवर द फ्रिक्वेंसी, मतलब फ्रिक्वेंसी से कोई रिलेशन ही नहीं था देखा जाए तो, सीधे सीधे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का रिलेशन जो था वो किससे था? इंटेंसिटी था। वट एवर बी द, मगर आपने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि भैया इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, समझ में आ गया? अब आप ये से 50 इंटेंसिटी, यहाँ 50 रेडिएशन फेंक दो, बट इलेक्ट्रॉन का कहना है कि भैया मेरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज है, और यहाँ पर जितने रेडिएशन 50 करोड़ रेडिएशन फेंक दो आप, इनकी सबकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं। और इनका कहना था कि इंटेंसिटी बढ़ाओ तो एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। बट ये बात बिल्कुल सही नहीं हुई, समझ में आ गया? हाँ, इनके हिसाब से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, है ना? बट ये बात गलत साबित हुई। क्लियर? हाँ। देन यहां पर बात की गई टाइम लैग की। Further, the number of electrons absorb the energy continuously over the entire wavefront of the radiation. So, energy absorbed per unit time by an electron becomes very small. So, in that case, electron may take quite long time to come out the metallic surface in continuous exposure of light on the surface. However, practically we found that there is no time lag between incident of light and the emission of photoelectron. So we can conclude that the wave nature of light cannot use to explain photoelectric effect. इन्होंने एक चीज को वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसको मैं बोलता हूं स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब एक फोटोन आया, पलक झपके बिना यहां से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। समझ में आ गया? वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि भाई साहब आप ये बताइए कि ये तुरंत कैसे हुआ। वेव थ्योरी कह रही थी कि थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसा देखा गया कि बिल्कुल टाइम नहीं लगा एक्सपेरिमेंट में। क्लियर? सो वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके। अब आइंस्टाइन ने इस चीज को एक्सप्लेन किया और एक अपना लॉ भी बनाया, उसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आइंस्टाइन ने कहा कि अगर एच न्यू रेडिएशन यहाँ पे आता है एनर्जी लेकर के इक्वल्स टू एच न्यू, बोलो यस और नो, एच न्यू में से थोड़ी सी एनर्जी एज अ वर्क फंक्शन यूज हो जाती है, जिसको आप बोलेंगे फाई नॉट। क्लियर? तो टोटल एनर्जी कितनी आई? ई। ई में से कितनी यूज हो गई? फाई नॉट। अब कुछ बच गई, मान लो 25 आई थी, 25 में से 20 यूज हो गई। अब जो 5 बची है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी निकले हुए इलेक्ट्रॉन को। ठीक है ना? मतलब पहले तो ये इलेक्ट्रॉन अंडे से फोड़ के निकलेगा, और यदि मान लो रेडिएशन बहुत तगड़ा आया है तो अंडा फोड़ के निकला हुआ इलेक्ट्रॉन धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम बाहर नाचेगा जबरदस्त तरीके से। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो देखो कितने का आया फोटोन? एच न्यू का। एच न्यू से निकालने में यूज कितना हो गया? एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर कि नॉट क्लियर? प्लस हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। यस, ये था। So according to Einstein, when light is incident on the metal surface, incident photon are absorbed completely by valence electron of the atom. वही जो बाहर बैठा रहता है इलेक्ट्रॉन, वो एब्जॉर्ब कर लेता है मेटल on this surface. Energy h nu of each photon is partially utilized by an electron to become free. पहला पार्ट इसका फ्री होने में जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्लियर? to overcome it work function that is called W naught, जिसको मैंने फाई नॉट कहा उसको इन्होंने W naught कह दिया, फाई नॉट को W naught कर दिया। And rest of the absorbed energy provide the maximum kinetic energy of the photon during this emission. So beta h nu total is given in two part. First part W naught में गया, and second half mv square max. Clear कि not clear? H nu is the energy of the photon incident, W naught is the work function, and half mv square equals to kinetic energy of the electron. Clear कि not clear? Yes. अब बात करते हैं W नॉट की। वैसे हम कर चुके हैं मगर फिर भी कर लेते हैं। सो W नॉट यानी कि फाई नॉट मैंने बताया, फाई नॉट इक्वल्स टू W नॉट। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को उसकी सरफेस से बाहर निकालने के लिए। क्लियर? एंड दिस इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कंस्टिट्यूट होती है, सॉरी एनर्जी कंस्टिट्यूट होती है फ्रीक्वेंसी से।
अब जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? Work function. The minimum energy required to valence electron of an atom on the surface of metal to become free or to become a photoelectron. समझ गए ना? हाँ, घर के आंगन से जस्ट बाहर आने के लिए, ठीक है ना, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है ना? क्लियर कि नॉट क्लियर? छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो यहाँ पे गली को छोड़ करके जस्ट बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है? यस। अब इस वर्क फंक्शन को, एनर्जी को बनाने के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया? एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज जस्ट सफिशिएंट। बस इतना ही दे दे मालिक कि बाहर निकल जाऊं। इट्स एनफ टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन, है ना? इट इज जस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। सो वर्क फंक्शन की एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू नॉट। क्लियर की नॉट? So h nu naught, and you know nu naught equal to c upon lambda. So h nu naught becomes c upon lambda naught. Lambda naught is called, so lambda naught नहीं भैया, ये nu naught is called threshold frequency. Clear? And lambda naught is called threshold wavelength. Clear बेटा? So finally derivation फिर से वही आ गया, h nu equals to h nu naught plus half mv square. Clear? अब यहाँ से हम थोड़ा सा रिलेशन को डेवलप कर लेते हैं। देखिए अभी आपने देखा टोटल इंसिडेंट रेडिएशन h न्यू यूज हो गई h न्यू नॉट बाहर निकालने पे, फिर हवन करेंगे, हवन करेंगे, एम वी स्क्वायर मैक्स से हवन करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये दोनों करेंगे मतलब नाचे कूदेंगे। तो भैया हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यदि एम वी मैक्स का स्क्वायर को हम निकालेंगे तो ये बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये कहलाता है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर? अब आइए इसमें कुछ कंडीशंस बना लेते हैं। सो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है बेटा? अब इसमें देखिए केसेस नंबर वन, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से बड़ी है तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी ना बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ये एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो अगर काइनेट न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो यहाँ पर बेटा जो के मैक्स होगा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? मतलब इलेक्ट्रॉन धूम मचाएगा निकल करके। क्लियर की नॉट क्लियर? सेकंड, अगर न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट ले लो, मतलब ये आने वाला रेडिएशन बिल्कुल जस्ट इक्वल है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो हो जाएगी, क्योंकि बराबर हो जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? मतलब जस्ट सरफेस पे आके बैठ जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? थर्ड पार्ट, अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट है, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? निगेटिव आ जाएगी। मतलब थ्रेशोल्ड ये कम है, ये बड़ा हो जाएगा। यस और नो? तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ जाएगी। और यू नो कभी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होती नहीं है, मतलब नो एमिशन। समझ गए ना? यहाँ पे एमिशन नहीं होगा। क्लियर? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इट जीरो। हाँ, जिस समय आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करोगे वहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर? बन जाएगा बच्चों? चलिए अब कल हम पढ़ेंगे, आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब आज तक हमने जो पढ़ा, कल हम इसको डिटेल्ड इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन करें। हाँ तो बच्चों हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको कराया। बेटा जो हमने डायग्राम बनाया था, यही ऑब्जर्वेशन एक्चुअली हर्ट्ज और लेनार्ड का था। ठीक है ना? हर्ट्ज एंड लेनार्ड का ऑब्जर्वेशन। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा दिया हमने आपको। ओके? एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये हो गया पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब कल हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। अभी हमने क्या पढ़ा था? देखिए अभी हमने पढ़ा था पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव। ठीक है ना? अभी हमने वेव को एज अ पार्टिकल देखा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? कल हम पार्टिकल को एज अ वेव देखेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? आज हमने वेव को किसके रूप में देखा? पार्टिकल के रूप में देखा। कल हम देखेंगे पार्टिकल को किस में के रूप में? वेव के रूप में। तो ये कहलाएगा वेव नेचर ऑफ किसका? पार्टिकल का। एंड देन डी ब्रॉगली का रिलेशन, जो लड़ाई खत्म करा है डी ब्रॉगली ने, है ना, दोनों के बीच में,
कि भैया ना वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी के बीच में जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व को खत्म किया आकर के, और उसने डुअल नेचर थ्योरी दी। ठीक ना? तो वो डी ब्रॉगली की हम थ्योरी पढ़ेंगे। समझ में आया?